सत श्री अकाल जी। धर्म एक ऐसी व्यवस्था जो इंसान ने अपनी जिंदगी को सुखी बनाने के लिए विकसित की थी, लेकिन आज जब राजनीति का दौर है तो इसी धर्म को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है इंसानों में बंटवारा करने और उनको आपस में लड़वाने के लिए। इन हालातों में मार्क्सवाद हमको एक ऐसे सिद्धांत देता है जिससे समाज की कई मुश्किलों का हल हो सकता है। O muerte. Товарищи, рабочий крестьянин. Uno toma uno. Es stimmt oyes. Je will easy. अब ये एक बहुत ही ज्ञान भरी और क्रांतिकारी सीरीज होने वाली है जिसमें मैं कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के बारे में आपसे बात करूंगा। मेरा मानना है कि कार्ल मार्क्स एक बहुत बहुपक्षी शख्सियत है जिनका योगदान अर्थ, राजनीति और फलसफे के अंदर काफी ज्यादा, इसलिए एक वीडियो में उनके बारे में बात करना उनसे इंसाफ नहीं होगा। इसलिए ये एक सीरीज का रूप लेगी जिसके अंदर आज तो मैं आपसे कार्ल मार्क्स के ऊपर एक बुनियादी बात करूंगा। आने वाली वीडियोस में मैं फ्रेडरिक एंजल्स और मार्क्स की काफ़ी सारी रचनाओं के बारे में भी आपसे विस्तार में बात करूंगा, जैसे कि फ्रेडरिक एंजल्स की रचना सोशलिज्म, यूटोपियन एंड साइंटिफिक, कार्ल मार्क्स की रचना वेजेस, प्राइसेस एंड प्रॉफिट, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स दोनों की रचना कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो, फिर गौथा प्रोग्राम की आलोचना और अंत में कार्ल मार्क्स की सबसे बड़ी रचना दास कैपिटाल के बारे में हम बहुत विस्तार में बात करेंगे। मेरा मानना है कि समाज के विकसित होने में जो उसकी क्षमता में रोक लगाकर ताकतें खड़ी हैं वो मुख्य दो हैं। पहली है वर्गवाद। अब वर्गवाद से मेरा मतलब सिर्फ जातिवाद नहीं है जो कि सिर्फ ब्राह्मण और शूद्र हो या जट और दलित हो। इसके अंदर अमीर गरीब, शोषक और शोषित और नौकरशाही और आम जनता भी आते हैं, लेकिन हर तरह के वर्ग में मुख्य तौर का रिश्ता शोषक और शोषित का ही होता है। शोषक ये बात जानता है कि सामाजिक ढांचे से शोषित वर्ग डरा हुआ है, इसलिए वो कभी भी शोषित वर्ग को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तल पर उठने नहीं देता। और शोषित वर्ग का संसार भी बस अपनी जरूरतों के आसपास ही बन जाता है। शोषित वर्ग सिर्फ अपने बारे में सोचता है। अगर शोषक वर्ग शोषित वर्ग को अपने पैरों के नीचे रखता है तो शोषित वर्ग भी भागकर उसके पैर की जूती बनने को तैयार हो जाता है और इसमें सुरक्षा महसूस करता है। इसलिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें इस वर्गवाद को खत्म करना होगा। दूसरा है मुफ्त में मिला हुआ धार्मिक ज्ञान। अब आप सब फूलों के खिलने के बारे में तो जानते ही होंगे। बाग के अंदर बीज बोए जाते हैं जिससे कलियां खिलती हैं और उनसे फूल खिलते हैं। अब एक समझदार माली का काम ये नहीं होता कि वो कलियों के ऊपर खिलने का दबाव डाले, उसका काम होता है कि उनके खिलने में जो भी रुकावट है उनको खत्म करे। अब कुछ कलियां फिर खिलती हैं, कुछ नहीं खिलती, लेकिन खिले हुए फूल कभी भी कलियों से बात नहीं करते कि खिलना कैसे है। पर इंसानों में यही हो रहा है। जिन महापुरुषों में अध्यात्म का फूल खिला उन्होंने अपना ज्ञान बाकियों में दिया, और बाकियों के अंदर वो फूल इसीलिए नहीं खिल पाया क्योंकि उनको अहंकार हो गया कि हमारे पास खिलने का ज्ञान है। मार्क्सवाद जो धर्म और समाज को लेकर हमें बुनियाद देता है, उसके ऊपर एक ऐसा समाज का विस्तार हो सकता है जिसमें सबके अंदर अध्यात्म का फूल खिल सके। अब हम आते हैं कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों की तरफ। उनका मुख्य योगदान 3 क्षेत्रों में है: फलसफा, राजनीति और अर्थशास्त्र। अब फलसफे के अंदर कार्ल मार्क्स ज्यादा काम नहीं कर सके। उसका कारण ये है कि जब कार्ल मार्क्स जर्मन भाषा में अपना उच्च फलसफा लिख रहे थे तो फ्रेडरिक एंजल्स ने उनको पत्र लिखा कि आप जो इतनी ऊंची बातें लिख रहे हो इनको काम करने वाला वर्ग तो समझ ही नहीं पाएगा, उनमें क्रांति आ ही नहीं पाएगी, इसलिए आप
ऐसी भाषा में और ऐसा फलसफा लिखें जिसको शोषित वर्ग या काम करने वाला वर्ग आसानी से समझ सके। इसलिए कार्ल मार्क्स ने अपना उच्च फलसफा लिखना बंद कर दिया। हम उनके फलसफे की बात करेंगे, पर वो होगा उनकी मुख्य रचना द क्रिटिक ऑफ हेगेल्स फिलॉसफी ऑफ राइट। मैं एक बुनियादी तौर पर आपको बता देता हूं कि उनका फलसफा क्या था। उनका मुख्य फलसफा था डायलैक्टिक मटीरियलिज्म या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। डायलैक्टिक्स उनके गुरु हेगेल की इजाद थे, जिन्होंने बदलाव कैसे आता है इसके बारे में बात की। उन्होंने एक ट्रायड बनाया 3 पड़ाव का, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। एक उदाहरण के तौर पे जब उद्योग क्रांति या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में आ रहा था तो अचानक से एक चीज देखने को मिली कि काले रंग के मौत की गिनती बढ़ गई है और सफेद रंग के जो मौत हैं वो कम हो गए हैं। फिर ये देखा गया कि फैक्ट्रियों के धुएं से काला रंग बिल्डिंगों के कोनों में जम गया था और उस काले रंग में काले मौत तो छिप जाते थे लेकिन सफेद मौत दिखते रहते थे और खाए जाते थे। इस कारण सफेद मौतों की गिनती कम ही हो गई, खत्म ही हो गई, लेकिन जो काले मौत थे वो बच गए और इस तरह से मौतों का रंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान सफेद से काला हो गया। अब इस बदलाव के अंदर भी हम डायलैक्टिक्स देख सकते हैं कि सफेद रंग के मौत का होना एक थीसिस है, फिर फैक्ट्रियों के काले रंग से काले मौतों का छिपे जाना और सफेद मौतों का खाए जाना एक एंटीथीसिस है, और उसके बाद सिर्फ काले मौतों का बचना ये इसका सिंथेसिस है। हेगेल ने तो ये फलसफा सिर्फ सोच के तर पे दिया था कि सोच इंसान की कैसे बनती है, पर मार्क्स इस चीज को पदार्थ में लेकर आए। उनका फलसफा कहलाया डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। उन्होंने समाज के पड़ावों के लिए ऐसे दिया कि पहले जमींदार और उसके गुलाम मजदूर के बीच क्रांति हुई और पूंजीवाद आया। पूंजीपति और कामे के बीच में जब क्रांति होगी तो उससे साम्यवाद आएगा। अब अगर हम इस फलसफे की बात करें तो इसमें मुख्य 3 कानून हेगेल ने दिए। पहला है कि हर चीज अपने आप का उल्टा अपने अंदर लेके चलती है, जैसे एक तरीक के अंदर दिन और रात दोनों होते हैं एक साथ। दूसरा बात है इसमें कि छोटे छोटे बदलावों से एक बड़ी क्रांति जन्म लेती है। जैसे पहले कुछ फैक्ट्री के अंदर मजदूर इकट्ठे होंगे, फिर वहां पर यूनियन बनेगी, और फैक्ट्रियां देखेंगी उनके मजदूर इकट्ठे होंगे, फिर यूनियन बनेगी। फिर दूसरे देश के मजदूर देखेंगे कि यहाँ यूनियंस होती हैं, फिर वहां यूनियन बनेगी। इस तरह पूरी दुनिया में ट्रेड यूनियंस बनेगी जो मजदूरों के हकों की रक्षा करेंगी। इसी तरह छोटे छोटे बदलाव से एक बड़ी क्रांति आ गई। और तीसरा है निगेशन ऑफ द निगेशन, या हम कह सकते हैं जिंदगी का चक्का। अब पहले क्रांति हुई जिसके अंदर जमींदार और मजदूर का रिश्ता था, वो बदल के हुआ पूंजीपति और कामे का रिश्ता, जिसमें पहले तो मजदूर खरीदा जाता था और वो अपनी जमीन के साथ बंधा हुआ था। अब जो मजदूर या कामा है वो अपना मालिक चुन सकता है, वो फैक्ट्री के साथ बंधा हुआ नहीं है। हालांकि रिश्ता जिंदगी के वही पड़ाव तक आ गया, मालिक और मजदूर का, लेकिन उसमें ये बदलाव आया कि अब मजदूर अपनी फैक्ट्री के साथ बंधा हुआ नहीं। इसी तरह जिंदगी तो आगे उन्हीं रिश्तों में बढ़ती रहती है, पर उनके अंदर बदलाव आते रहते हैं। इसी को जिंदगी का चक्का या निगेशन ऑफ द निगेशन कह के हेगेल ने कहा। ये था कार्ल मार्क्स का फलसफा। अब हम आते हैं राजनीति की तरफ। अब राजनीति के बारे में हम बात यहां नहीं कर सकते, उसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है कि मार्क्स का जो राजनीति का सिद्धांत था वो मेरे को लगता है आज तक कभी लागू हो ही नहीं पाया। वो मुख्य तौर पर अभी तक फेल ही रहा है। चीन के अंदर भी जो साम्यवाद हमें देखने को मिलता है उसमें भी पूंजीवाद के बहुत सारे अंश हैं, वो पूरी तरह साम्यवाद भी नहीं है। और दूसरा कारण है कि मार्क्स का जो मुख्य राजनीति के सिद्धांत है वो उनकी रचनाओं में, जिनके बारे में हम आगे जाके विस्तार में बात करने ही वाले हैं, तो उनकी बात मैं वहीं करूंगा। अब आते हैं हम उनके सबसे बड़े योगदान अर्थ में, जो कि था लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। मुख्य तौर पे मार्क्स ने यह कहा था कि एक चीज को बनाने की जो कीमत है वो मुख्य तौर पे वही है जो उसको बनाने में मजदूरी लगी। मान लो एक मजदूर 3 घंटा काम करके एक चीज बनाता है, वो उस चीज की कीमत है।
अब अगर मालिक मजदूर से 5 घंटे काम करवाता है तो वो ज्यादा 2 घंटे की जो मजदूरी है वो मालिक की जेब में पड़ती है और वो मालिक का मुनाफा या सरप्लस वैल्यू कहलाती है। ये मुख आर्थिक तौर पर कार्ल मार्क्स ने दिया। आगे उन्होंने कहा कि जब मालिक मजदूर से और ज्यादा काम करवाएगा और तनख्वाहें कम करेगा तो धीरे धीरे काम करने वाले की जो क्षमता चीजों को खरीदने की है वो घटती जाएंगी और ऊपर जो मालिक बैठा है उसकी चीजें बिकेंगी नहीं। इससे ये होगा कि धीरे धीरे बात काम करने वाले की जान तक आएगी और फिर सभी काम करने वाले एकत्रित होंगे, इकट्ठे होंगे, क्रांति करेंगे और पूंजी को अपने हाथ में लेके आएंगे, समाज के हाथ में, और फिर उससे सामवाद आएगा। ये है अर्थ के अंदर कार्ल मार्क्स की योगदान। अब मुख्य तौर पर तो कार्ल मार्क्स के बारे में जो मुख्य योगदान है हमने उसकी बात कर ली। आगे की बात विस्तार में हम उनकी रचनाओं में करेंगे। अब कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूं। अगर मैं अपनी व्यक्तिगत तौर पे बात करूं तो मैं कोई कम्युनिस्ट या मार्क्सिस्ट नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि कम्युनिस्ट या मार्क्सिस्ट वही है जिसकी सोच या तो अभी तक मार्क्स में या रूस की क्रांति में अड़ी हुई है। मैं ये नहीं हूं और ना ही चाहता हूं कि कोई हो, क्योंकि मेरा मानना है कि आज के समय में समाज, राजनीति और शिक्षा के साथ साथ इंसान की लड़ाई उस हर फलसफे के साथ भी है जो उसका अपना नहीं है, और उस लड़ाई को जीतने के लिए भी इंसान को वो फलसफा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज के बारे में इंसान के अंदर अज्ञानता है वो इंसान को तंग करेगी और उसका शोषण करेगी। फिर भी जिन कामरेडों ने और कम्युनिस्टों ने अपने सिद्धांतों और सच्चाई के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की और शहीदी दी, उनको हम सलाम करते हैं। जैसे कि पंजाब में बलदेव सिंह मान, जयमल सिंह पड्डा, अवतार सिंह पाश, इस तरह के कॉमरेडों ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। और महाराष्ट्र में कॉमरेड गोविंद पंसारे जी ने भी अपने समय के कट्टर धार्मिकता को चुनौती दी और अपनी जान तक गंवा दी उस संघर्ष में। उन सबको हम सलाम करते हैं। अगर आप इन कॉमरेडों के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि अनंत पटवर्धन जी की 2 डॉक्यूमेंट्रीज आपको देखनी चाहिए। पहली उन्ना मित्रा दी याद प्यारी, जिसमें पंजाब के काले दौर में जो कॉमरेड्स का योगदान था वो हमें विस्तार में दिखाया गया है, और दूसरी है विवेक, जिसमें भारत के अंदर समझ को लेकर जो क्रांति चल रही है उसके बारे में और कॉमरेड गोविंद पंसारे के बारे में हमको विस्तार में बताया गया है। अब आने वाले वीडियो में मैं फ्रेडरिक एंजल्स की रचना सोशलिज्म, यूटोपियन एंड साइंटिफिक के बारे में आपसे विस्तार में बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के बारे में आपके पास एक बुनियादी समझ रख पाया हूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।